आप जब भी किसी नए शहर में जाते हैं तो आपको रास्ते तो पता होते नहीं है। इस वजह से आप क्या करते हैं, अगर आपको किसी लोकेशन पे जाना हो तो आप अपना फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन में गूगल मैप्स रहता है और उस मैप को ओपन करके आप वो अपनी लोकेशन वहाँ पे पिन डाउन करते हैं और मैप के थ्रू आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में पहुँच जाते हैं। पर ये जो मैप की टेक्नोलॉजी है, क्या आपको पता है ये यूएसए की टेक्नोलॉजी है? यानी कि जो जीपीएस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोकेशन हमें बताती है, वो यूएस की सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत का खुद का जीपीएस सिस्टम हो तो कितना अच्छा होगा? हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसरो ने जो सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है वो क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से ये नेविगेशन के मामले में जो यूएस की डोमिनेंस है उसको काउंटर कर सकता है। ये सारी चीजें आज इस एक वीडियो में आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 दैट इज फॉर टेक्नोलॉजी उसके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है अपना सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट। इस नाविक सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस नाविक सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नेविगेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द कंट्री। क्योंकि मैंने आपको बताया जो अभी हम जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी यूएस सैटेलाइट का थ्रू, ठीक है, यूएस सैटेलाइट्स के थ्रू हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को काउंटर करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया है सेकंड जनरेशन, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन नहीं, ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट टू प्रोवाइड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर हम कुछ डिटेल में समझें कि ये इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ये 2232 किलोग्राम सैटेलाइट है, ठीक है, हैवी सैटेलाइट है ये, ठीक है, हैवी सैटेलाइट है। किस व्हीकल के द्वारा, ठीक है, कौन सा लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल हुआ ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। वो लॉन्च व्हीकल है आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जीएसएलवी। इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, सीधे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा जो सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है वो कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए दो है, ठीक है, एक आपका जीएसएलवी है, एक आपका जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है, दूसरा आपका पीएसएलवी है, ठीक है, दूसरा आपका पीएसएलवी है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का जो वर्क फोर्स है, ठीक है, इसरो का जो वर्क फोर्स है वो आपका पीएसएलवी है। पर जो सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट है उसको पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, उसको जीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। रीजन क्या है इसका? वाई इसरो ऑप्टेड जीएसएलवी? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जीएसएलवी की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, जो हम जीएसएलवी की बात करें तो ये हैवी पेलोड्स, ठीक है, ये जो हैवी पेलोड्स है ये ज्यादा, ठीक है, ये ज्यादा ऑगमेंट कर सकता है कंपेयर टू पीएसएलवी। जीएसएलवी को क्यों ऑप्ट किया गया इसरो के द्वारा? क्योंकि जो पेलोड है, ठीक है, जो पेलोड है वो ज्यादा कैरी कर सकता है जीएसएलवी कंपेयर टू पीएसएलवी। हालांकि पीएसएलवी जो है वो इसरो का वर्कफोर्स है, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि वर्कफोर्स लॉन्च व्हीकल द वर्कफोर्स ऑफ इसरो, ये आपका पीएसएलवी है। पर जो सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट है उसको जीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि जीएसएलवी में ज्यादा कैपेबिलिटी है टू कैरी पेलोड। इस वजह से नाविक सैटेलाइट जो है, सेकंड जनरेशन जो नाविक सैटेलाइट है वो आपकी जीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्योंकि आपको वेट देख के समझ में आ रहा होगा कि 2232 किलोग्राम जो सैटेलाइट है ये अच्छी खासी हैवी सैटेलाइट है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इट ऐड टू इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट एंड प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रियल टाइम नेविगेशन। मैं आपको बता चुका हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रियल टाइम नेविगेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, रियल टाइम नेविगेशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि अभी हम नेविगेशन के लिए जीपीएस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका यूएस की सैटेलाइट्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, यूएस की सैटेलाइट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो इस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए या इसे कम करने के लिए इस उद्देश्य से जो सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया गया है। द सैटेलाइट हैज अ मिशन लाइफ ऑफ ओवर 12 इयर्स, ठीक है, 12 सालों का इसका लाइफ है, ठीक है, मिशन लाइफ इसका 12 साल है, विच इज लॉन्गर देन द 10-year लाइफ ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट हुई थी, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है, क्योंकि अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स आपने दिया होगा या स्टेट पीसीएस का भी आप जो दे रहे हैं उसमें करंट की चीजें आ रही हैं, ठीक है, करंट की चीजें आ रही हैं और ऐसा नहीं कि बहुत रीसेंट करंट की चीजें आ रही हैं,
आप एक साल से जो भी करंट इश्यूज कवर कर रहे हो उससे ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं। तो इस वजह से आपको ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा जो साइंस एंड टेक की चीजें होती ना, इससे तो क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं, बी इट यूपीएससी और इट आपका स्टेट पीएससी। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन नैविक सैटेलाइट थी उसकी जो मिशन लाइफ है वो कितनी है, वो आपकी 10 साल थी। ठीक है, 10 ईयर्स लाइफ मिशन थी। पर जो सेकंड जनरेशन है उसकी कितनी है, उसकी आपकी 12 ईयर है। ठीक है, उसकी आपकी कितनी है, 12 ईयर है। ऑब्वियस ही बात है, सेकंड जनरेशन तो उससे इंप्रूव वर्जन होगा, इस वजह से इसकी 12 साल की है। ठीक है, 12 ईयर आपकी मिशन लाइफ है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि नैविक या आपका IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, आपसे एज इट इज इससे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है स्टेट पीएससीज में, तो इस तरह से पूछ ही लेते हैं। IRNSS स्टैंड्स फॉर, सो इट स्टैंड्स फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये कितना सैटेलाइट कंसिस्ट कर रहा है, ये जो सेकंड जनरेशन नैविक सैटेलाइट गया, इसमें कितने सैटेलाइट्स हैं, इसमें 8 सैटेलाइट्स हैं। इसमें कितने सैटेलाइट्स हैं, इसमें 8 सैटेलाइट्स हैं, जो कि एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, 36,000 किलोमीटर्स। ठीक है, 8 सैटेलाइट कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, 8 सैटेलाइट कंसिस्ट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, सैटेलाइट्स के बीच में डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर। दैट्स वाई जीएसएलवी को ऑप्ट किया गया। मैंने आपको बताया ना कि जीएसएलवी को इस वजह से ऑप्ट किया गया क्योंकि ये जो सेकंड जनरेशन नैविक सैटेलाइट है ये काफी ज्यादा भारी है। ठीक है, इसका जो पेलोड है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से जीएसएलवी को प्रेफर किया गया है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव है, आपको बता चुका हूं, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नेविगेशन। एक चीज और समझो, ठीक है, अभी जो हम जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जीपीएस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाहे भारत में रहे, ठीक है, अगर आप भारत से किसी और देश में भी जा रहे हो तो भी आप जीपीएस इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो यूएस की सैटेलाइट्स हैं, जो यूएस की सैटेलाइट्स हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब है। ठीक है, वो ऑल ओवर द ग्लोब है। अब जब ऑल ओवर द ग्लोब है तो आप किसी भी देश में हो, आप किसी भी देश में हो, आपको वहां पे लोकेशंस आप वहां पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ट्रैक कर सकते हो। पर अगर हम बात करें IRNSS की, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये एक आपका रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। अभी ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, फ्यूचर में ये भी टारगेट है कि इसे ग्लोबली बनाया जाए, पर अभी ये जो लॉन्च किया गया है इसका टारगेट रीजनल है। ठीक है, इसका टारगेट रीजनल है कि इट बीइंग डेजिग्नाइट टू गिव पोजीशन ऑफ डेटा सर्विस टू यूजर्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, लोकेटेड इन इंडिया, और जो इंडिया से बाहर है उसकी रेंज कितनी रहेगी, जो 1500 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत की बाउंड्री जहां से खत्म होती है, ठीक है, वहां से 1500 किलोमीटर तक अगर आप उस रेंज में हैं तो आप नैविक सैटेलाइट के थ्रू लोकेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका रीजनल है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर नैविक सैटेलाइट को ग्लोबली बनाना है, ठीक है, अगर ग्लोबल स्तर पे लेके जाना है तो फिर ऑल ओवर द ग्लोब सैटेलाइट जो है वो भारत की होनी चाहिए, और उसमें अभी समय लगेगा। ठीक है, उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी क्या हमारा टारगेट ये है कि भाई पहले हम अपने देश में, ठीक है, पहले हम अपने देश में जो यूएसए की डोमिनेंस है या जो यूएसए की डिपेंडेंसी है व्हेन इट कम्स टू नेविगेशन, उसे पहले खत्म करते हैं। उसके बाद जो है, जब एक बार इंडिया पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएगा उसके बाद हम ग्लोबली भी चले जाएंगे। पहले भाई अपना घर सही करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरों की जो दिक्कतें उसको रिजॉल्व कर सकते हैं ना, पहले हम अपने खुद का रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर देखो ये इसका टारगेट क्यों किया, ठीक है, ये क्यों चीजें की जा रही हैं, आप देखोगे जो इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस या जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स चल रहा है ना, जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही है वो बदला जा रहा है। जैसे कि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की बात की जा रही है थ्रू डी डॉलराइजेशन। इसी तरीके से जो जीपीएस की डोमिनेंस है, ठीक है, क्योंकि यूएसए की डोमिनेंस है, यूएसए के पास सभी यूजर्स के लोकेशंस आ रहे हैं तो वो मिसयूज हो सकता है, तो इस वजह से इसको भी, इसकी पे जो डिपेंडेंसी उसे भी रिड्यूस करने की बात की जा रही है। तो इन शॉर्ट ये है कि जो भी ट्रेडिशनल चीजें आ रही हैं जिसपे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसपे बहुत ज्यादा देश जो डिपेंड थे, वो अब उस डिपेंडेंसी से हटना चाह रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इवन हेल्थ हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, कोई भी चीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली आपका यूएसए की जो डोमिनेंस रही है उससे अब सभी देश जो है, जो भी राइजिंग देश है, भारत हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये अब अपनी डिपेंडेंसी यूएसए से अपनी कम करना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका ट्रेड का मामला हो। इसलिए आप देखोगे डी डॉलराइजेशन भी एक टर्म है, ठीक है, डी डॉलराइजेशन भी एक टर्म है, इस पे भी मैंने एक लेक्चर लिया था। ठीक है, आपको देखना है कि क्या है डी डॉलराइजेशन, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें यूएस की डिपेंडेंसी को खत्म करना है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपने लोकेशंस, ठीक है, जो हम अपने लोकेशंस दे रहे हैं, ठीक है, जो हम लोकेशंस दे रहे हैं, ये किसके पास जा रहा है? अगर हम यूएस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ये जो लोकेशन का डेटा है वो ऑब्वियस सी बात है यूएस के पास जा रहा है, ठीक है, यूएस के पास जा रहा है। अब हो सकता है कि जो यूएस की एजेंसीज हैं इसका मिसयूज कर सकती हैं, ठीक है, इसका मिसयूज कर सकती हैं, क्योंकि भाई अगर आपके पास आपका लोकेशन किसी के पास है तो उससे बहुत ज्यादा मिसयूज चीजें हो सकती हैं। लोकेशन से फिर आपका डेटा भी कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है, आपका डेटा भी माइन किया जा सकता है। तो ये सब एक सीरियस इशू है, इसी वजह से ये सब चीजों को काउंटर किया जा रहा है कि डिपेंडेंसी कम की जाए, क्योंकि हम ना रेगुलर बेसिस पे या जो डेली यूजेस होता है उसमें हम इतना ज्यादा चीजें सोचते नहीं, ठीक है हमने लोकेशन दे दिया, हम अग्री कर लिए तो क्या होता है, पर ये चीज हम जो सोचते नहीं है, जिसके पास ये जो डेटास जा रहे हैं उस वो जो पर्टिकुलर एजेंसी है या जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है वो इस पर्टिकुलर डेटा का मिसयूज कर सकती है। इस वजह से ये सारी चीजें जो है NAVIC हो गया ये लॉन्च किया जा रहा है, और विद ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया हमें यूएसए पे अपनी डोमिनेंस खत्म करनी है या कम करनी है। अब देखो ये तो मैंने आपको पूरा NAVIC सैटेलाइट के बारे में बता दिया। अब थोड़ा हम देखेंगे कि जो और देश हैं वहां पे कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं जहां पे नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, तो इसे आप या तो स्क्रीनशॉट कर लेना या तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये आपका यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और स्टेट पीएससीज में भी पूछा जा सकता है। यूएस का मैं आपको बता चुका हूं, जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कितनी सैटेलाइट्स हैं? 32 सैटेलाइट्स हैं। हमारा जो सेकंड जनरेशन NAVIC सैटेलाइट है उसमें 8 सैटेलाइट्स हैं, इस वजह से वो रीजनल नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यूएस की 32 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब इनकी सैटेलाइट्स हैं, इस वजह से जो यूएस की डोमिनेंस है नेविगेशन में वो बहुत ज्यादा है। फिर रशिया की बात करें तो रशिया का है आपका ग्लोनास, ठीक है, ग्लोनास, इसमें कितनी सैटेलाइट्स हैं? इनके पास 26 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, 26 सैटेलाइट्स हैं। फिर यूरोपियन यूनियन की कौन सी नेविगेशन की टेक्नोलॉजी है? वो है आपका गैलियो, ठीक है, गैलियो, इसमें कितनी सैटेलाइट्स हैं? इसमें आपका 30 सैटेलाइट्स हैं, और ये ऑपरेशनल स्टार्ट हुआ था 2016 से, क्योंकि 2010 के बाद से ये सारी चीजें समझी गई कि हम अपनी नेविगेशन के लिए, ठीक है, लोकेशन के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड हैं यूएसए पे। इसके बाद से कई सारे देशों ने इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाना स्टार्ट किया। बहुत से देशों ने कर लिया, बहुत से देश प्रोग्रेस में हैं। और फिर आपका अगर हम चाइना की बात करें तो इनका है बीडीओ, ठीक है, बीडीओ जो कि आपका 35 सैटेलाइट्स कंसिस्ट करता है, ठीक है, 35 सैटेलाइट कंसिस्ट करता है, और ये आपका नेविगेशन प्रोवाइड करता है पूरा रीजनल आपका एशिया पैसिफिक में, ठीक है, एशिया पैसिफिक में। तो सबसे पहले इंडिया का टारगेट यह है कि इंडिया में नेविगेशन पूरी प्रोवाइड की जाए थ्रू हमारे, ठीक है, हम अपने जीपीएस के थ्रू जितने भी भारतीय उनको नेविगेशन प्रोवाइड किया जाए। फिर हम अपने रीजनल, ठीक है, रीजनल कवरेज करें। रीजनल मींस आपका पूरा इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक। उसके बाद फिर हम, ठीक है, जब रीजनल हो जाएगा उसके बाद फिर हम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जो है ट्राई करेंगे कि इंडिया का जीपीएस इस्तेमाल हो, एटलीस्ट उन कॉन्टिनेंट्स में, उन देशों में जो जिनसे भारत के अच्छे रिलेशंस हैं और जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज हैं। शायद डेवलप कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी जाने में समय लग जाए, पर हम एक बार भारत का पूरा कवर हो जाए, उसके बाद रीजनल कवर हो जाए, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, उसके बाद चाहे अफ्रीका की बात कर लो, चाहे साउथ अमेरिका की बात कर लो, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनसे भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, वहां पे भारत जो है अपनी जीपीएस की या नेविगेशन की टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमारी डिपेंडेंसी है जीपीएस को लेके, ठीक है, नेविगेशन को लेकर, ये कम हो सकती है, और ये कम होगी आने वाले टाइम में। पहले भारत कवर होगा, उसके बाद फिर रीजनल का टारगेट है, उसके बाद फिर इसे ग्लोबल पे भी ले जाने की सोच है, पर इस सब में समय लगेगा, ठीक है, इसे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, तो इस वजह से ये स्लो प्रोसेस है। पर हाँ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है कि पहले इंडिया कवर हो जाए, पहले हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर दें यूएस की जो टेक्नोलॉजीज है, यूएस की जो सैटेलाइट्स है, और इसका टारगेट मैंने बताया कि क्योंकि भाई हमारे लोकेशन जो है वो यूएसए के पास जा रहे हैं, जो शायद मिसयूज हो सकते हैं, तो इस वजह से कि हम अपनी नेविगेशन की डिपेंडेंसी यूएसए पे खत्म करके खुद का जीपीएस जो है वो बनाए। तो ये पूरा लेक्चर था आपका। प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारा मैंने पॉइंट्स आपको बता दिया। मेंस के एनालिसिस से आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो सेकंड जनरेशन NAVIC सैटेलाइट है ये यूएसए की जो यूएसए की नेविगेशन टेक्नोलॉजी है उसको काउंटर कर सकता है। इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।